बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। यूँ तो इस मुल्क ने बड़ी बड़ी शख्सियात को जन्म दिया है और उन्होंने मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया है। न सिर्फ पॉलिटिक्स में और लेट्स सपोज अगर दीगर शुबजात की हम बात करते हैं तो इस मुल्क को मिल्लत में अजीम शख्सियात को जन्म दिया है, तो जो कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शोबों में काम करते रहते हैं विदाउट एनी कहें कि कोई उनका कोई मकासद उनके नहीं होते। अवाम उन्नास की खिदमत उनका पेशा है और क्या उनको इससे राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा रोल है इनका। स्पेशली जब हम कोविड में भी देखते हैं तो बहुत सारे गनी परवर लोग निकले और उन्होंने अवाम की फलाह और बहबूद के लिए अपना किरदार अदा किया। और जब हम पाकिस्तान में जब शहरों की बात करते हैं तो शहर कायद हमें सर फहरिस्त नज़र आता है इन तमाम सोशल एक्टिविटीज़ में। आज भी स्टूडियो में ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। आप नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन है, रूए रवां हैं रमज़ान नाथा साहब। बहुत शुक्रिया नाथा साहब, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे सर आपके बैकग्राउंड से। कुछ सियासत भी आपने की, मैं समाजी कामों पे भी आपसे बात करूंगा कि हेल्थ केयर सेंटर भी हैं आपके, दीगर शोबों में भी आप काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, आपकी एक लेगेसी भी है जब मैं आपको स्टडी कर रहा था। जी बिल्कुल, मेरा एक आज़ाद ग्रुप है नाथा पैनल के नाम से सिंस चला आ रहा है। ये 79 से मेरे वालिद नूरुद्दीन नाथा जो है वो आज़ाद काउंसलर रहे। उससे पहले अयूब खान के दौर में जो है हमारे अंकल जो हैं वो बीडी मेंबर रहे थे आज़ाद, और 83-87 में भाई जो है वो रहे। इसके बाद जो है 2001 में हमारा भी आज़ाद पैनल था, लेकिन हम सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं बल्दियात की हद तक जो है वो पार्टिसिपेट, क्योंकि एक्चुअली वो खिदमत का शोबा है और वो नॉन पॉलिटिकल है, तो हम आज़ाद ग्रुप अपना यूज़। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आप MPA MNA आप अगर बनते हैं या आपकी ख़ानदान में कोई बनता है तो वहाँ पे भी तो आप आवाम को नौकरियाँ दे सकते हैं, दीगर मामलात करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हम नौकरियां बिल्कुल उसमें भी जाके दे सकते हैं। हम बगैर MPA बने हुए भी इस वक्त लोगों को जो है उनकी बंद रोज़गार जो है वो हम खोल रहे हैं। जैसे चैरिटी के तौर के ऊपर हम मतलब घरेलू सनत के तौर के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक हम ये हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा रमज़ान नाथा साहब, आपने बात की कि आज़ाद पैनल, पाकिस्तान की एक पॉलिटिक्स में एक ट्रेडिशन है कि ख़ानदान नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। फिर एक पार्टी की एक गुडविल होती है कि जी अगर मैं पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा, लाड़काना में तो 100% चांस है मैं जीत जाऊंगा। तो आप आज़ाद पैनल से जीते हैं, क्या आपको कम्युनिटी सपोर्ट करती है? जी बिल्कुल, मेरे साथ मुख्तलिफ बरादरी के लोग असल में शामिल हैं, और बल्दियात एक्चुअली शख्सियत और बरादरी की सतह पे होता है। तो मेरे साथ मुख्तलिफ बरादरी के तमाम, क्योंकि हमारे पास रंग नस्ल मज़हब और उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए एक गुलदस्ता हम तैयार कर लेते हैं इसी तरह, और फिर हमारा जो है पैनल आज के इस दौर में जहाँ पे हर शोबे में हमें करप्शन और बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, आज भी आप इतने ही पुरुमीद हैं कि लेट्स सपोज आपके फादर से लेके जो एक लेगेसी आपकी चलती आ रही है, आज भी वही लोगों की चाह आपके साथ है, लगन है, या अब आपको लग रहा है कि नहीं अभी बहुत कुछ मुझे करने की ज़रूरत है जो मेरे वालिद ने किया, शायद मैं वो ना कर सका? एक्चुअली मेरे वालिदैन ही का डिलीवर किया हुआ मेरे साथ है, और मैं उस इज़्ज़त को बचाने की खातिर जो है उनकी नेकियों को रायगा जाने नहीं देता हूँ, और उसी तरह से मोहब्बत है। और नस्ल दर नस्ल हमारे उन फैमिलीज़ के साथ ताल्लुक़ ही रह गए। आज भी इलाके के अंदर हमारे उसी तरह से ही है, जिनके मेरे वालिद साहब के साथ ताल्लुक़ थे, आज उनकी नस्लों के हमारे साथ ताल्लुक़ हैं, उनके बच्चों के हमारे ताल्लुक़ हैं। तो वो इस तरह फिर हमारा एक फैमिली रिलेशन ही हो जाता है अपने हल्के अहबाब के अंदर। अच्छा, अभी आगे बल्दियाती इलेक्शंस की बातें चल रही हैं, कितने पुरुमीद हैं आप और आपका आज़ाद पैनल? बिल्कुल, हम अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे इस शहर कराची के अंदर इंशाल्लाह, और कुछ ना कुछ डिलीवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली आप खुद देख रहे होंगे इर्द गिर्द हमारे पास इस वक्त इतना 2021 जा रहा है और 22 आ रहा है, लेकिन आज भी हम पानी नहीं है रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, बिजली नहीं है, सैवरेज भरे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है। तो ये हम ऐसे अपने पर्सनल तौर के ऊपर भी करते हैं। अभी दरमियान में जैसे गटर के ढकने टूट गए और हादसा होने लगे, तो हमने उसके अंदर वो गटर के ढकने अपनी मदद आपके तहत जैसे लगा दिए। क्राइम्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट अपनी मदद आपके तहत हम लगा दिए। अच्छा नाता साहब, फिर हुकूमतों के पास तो अरबों रुपए का बजट है, आप क्या ही अच्छा हो कि आप उनको प्रेशर दें, उनके पास बजट है, आवाम का टैक्स का पैसा है रियासतों के पास, वो लगवाएं स्ट्रीट लाइट्स, वो लगवाएं गटर के जो ढक्कन है या इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है वो दुरुस्त करवाएं। ठीक है, आप अपने उससे करते हैं, आपको अल्लाह पाक ने दिया है, लेकिन आपको लगता है कि उनसे हमें जिनकी ड्यूटी है
उनसे करवाएं हम? बस मैं एक स्वीट सा आपको इस बात पे जो है जवाब दे देता हूँ कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों के पेट भर दे। असल उनके पेट नहीं भरे जा रहे और डिलीवर नहीं हो रहा। आपका जो वो काम करते हुए दिखाई भी देते हैं, जहाँ जहाँ उनके मामलात, उनके करप्शन सामने हैं, तो फिर एक बारिश का झटका ही उनकी कलई खोल देता है कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है। एक्चुअली कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने तौर के ऊपर सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं और दिखावे के तौर के ऊपर कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल्स पार्टी के स्टेक होल्डर इस वक्त वो अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। अगर रोल प्ले कर रहे होते तो हमारे मसाइल भी इस वक्त बहुत सारे हद तक खत्म हो जाते। क्या आपको क्या लगता है फिर पाकिस्तान की बागडोर आगे आने वाले इलेक्शन में कौन, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज नहीं संभालनी है? किस चीज़ का फुकदान है? एक तो आपने शो कर दिया कि पेट इनके नहीं भर रहे, लेट सपोज करप्शन का एक आंसर है, और क्या विल नहीं है? बजट तो है और मुल्क ये कुदरती वसाइल से माला माल है। और आप ही की बात को कंटिन्यू करता हूँ, नस्ल दर नस्ल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आते हैं। एक्चुअली उनके बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं और मुसल्लत हो जाते हैं। ग्रास रूट पे जो स्ट्रगल कर रहा है वो लोग अगर आ जाएं तो उनको अपने प्रॉब्लम्स भी पता हैं। और एक हमारी अवामी सोच भी ऐसी है, अगर वो लैंड क्रूजर में आएगा तो बोलेंगे कि ये मसला हमारा हल कर सकता है। बेचारा अगर वो साइकिल पे या पैदल या स्कूटर पे आएगा तो उसको कहेंगे कि ये हमारा मसला, हालांकि वो स्कूटर पे आने वाला, साइकिल पे आने वाला, वो उनमें से, अंदर में से, उनके खुद में से है। लेकिन फिर इलेक्शन कैंपेन चलाना एक आम आदमी के बस की बात तो नहीं है ना साहब। करोड़ों रुपए के अखराजात चाहिए होते हैं, एडवर्टाइजिंग, इलेक्शन कैंपेन। तो एक आम शहरी अगर इलेक्शन लड़ता है, हिस्सा लेता है, टिकट या आज़ाद हैसियत से लड़ता है, तो वो कैसे करेगा ये सब मैनेज? नहीं कर जाते हैं। आपने अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस आपको ले जाऊं 2001 में, तो आप देखो ना, गधा गाड़ी चलाने वाला भी जीता, हाँ, नान लगाने वाला भी जीता। और क्या इख्तियारात थे कि एसडीएम डीसी ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर के अंदर आ रही थी। वो कितना खूबसूरत निज़ाम जो है लाया गया था, ग्रास रूट के ऊपर इख्तियारात आए और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस उस दौर में कितना बना, 28 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें तैयार हुआ। खुशहाल पाकिस्तान के फंड्स ने कितनी कुछ हमें डिलीवर किया इस कराची के अंदर, आपके सामने ही हैं तमाम वो चीज़ें। लेकिन वो करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसा एवरीथिंग सब इसका। अच्छा, मैं भी आपसे एक स्वीट और एक मासूमाना सवाल पूछूंगा। ठीक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको डिलीवर करना चाहिए वो नहीं कर सकी हैं। अगर मैं रमज़ान नाथा साहब से पूछूं, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी सियासत में, पॉलिटिक्स में, जिसने आपको ट्रैक किया, यार ये ठीक था बंदा? देखिए, हमारे पास जो है ना वो कायदे आज़म हमारे जो है ना रोल मॉडल हैं बस। और उसके बाद सब प्रोजेक्टेड होके आए हैं, क्रिएट किए हुए पॉलिटिकल लोग हम पे मुसल्लत किए हुए हैं। वो हम भी बेहतर जानते हैं और हर जी शऊर शख्स जो है वो ये जानता है। तो मतलब कायदे आज़म के बाद जितनी भी शख्सियात आई, आपके दिल को कोई टच नहीं किया किसी ने? नहीं, वो हार्ट पे मेरे किसी ने, ना उनकी पॉलिसीज ने, ना कुछ। एक शख्सियत लियाकत अली खान जो साथ रहे, या मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनके बाद आप देखो कि वो फिर पूरी पॉलिटिक्स आपकी चेंज हो गई। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद रमज़ान नाथा साहब से उनकी जो समाजी खिदमात हैं उस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आप चेयरमैन हैं नाथा फाउंडेशन के रमज़ान नाथा साहब। यंग एनर्जेटिक हैं, बहुत सारे शोबों में आप काम कर रहे हैं। सियासत पर भी उनसे बात की हमने। अब आगे देखते हैं कि समाजी कामों में वो कितने पेश हैं, एक लेगेसी भी है उनके साथ, और क्या रूह को तस्कीन मिलती है ये काम करके। सबसे पहले सर मैं बात करूँगा तालीम के शोबे में क्या आप लोग काम कर रहे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो नाथा फाउंडेशन हमारा डिज़ाइन हुआ वो इसी तरह उन बच्चों ने किया। आज वो माशाल्लाह बाहर मुल्क में अच्छी खासी की सीट्स में, जिनकी हम फीस भरते थे, जिनके हम किताबें डिलीवर करते थे। हम स्कूल लेवल के ऊपर जब हम खुद स्कूल में थे तो हमने अपनी एक यूनियन सी बनाई हुई थी कि पुरानी किताबें जो कमज़ोर स्टूडेंट होते थे
हम उन लोगों को दे दिया करते थे। तो इस तरह फिर वो हमने उसको जमा करना शुरू किया और एक वो हमारा सिलसिला चलता रहा। और ऐसे ही फिर हम स्टूडेंट्स को जो है ना अडॉप्ट करते रहे, हमारे दोस्त हुए, हमारी बिजनेस कम्युनिटीज़ के हमारे जो लोग हुए, तो उनको अडॉप्ट करते रहे। और उन्हीं बच्चों ने जो है ये नाथा फाउंडेशन को, आज जो मुझे फ़ंड जनरेट हो रहा है वो बाहर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और अच्छी खासी की सीट्स में हैं, और वही मुझे जो है इस वक्त फंड्स करते हैं और मैं इसको रन करता हूँ। तो आगे क्या एम्स हैं आपके? क्या स्कूल खोलने चाहिए? और नॉट ओनली कराची, दूसरे शहरों में स्कूल का एक बड़ा फुकदान है। सिंध हुकूमत ने कहा था मॉडर्न स्कूल का क़याम करेंगे, तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल की एक बिल्डिंग देख के ही आपको खौफ आता है कि यार इतनी पुरानी बिल्डिंग और अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बेंच डेस्क टूटे हुए हैं। तो एक एटमॉस्फेयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। एक्चुअली जो डिज़र्व करते हैं ना वो वहाँ अपनी सीट्स पे नहीं है, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो हेल्थ पे है। पॉलिटिकल्स बढ़ती की वजह से जो है ना, उन इन्फ्लुएंस की वजह से एक्चुअली पूरा ढांचा हेल्थ और एजुकेशन का दोनों ही खराब हो गया है। और प्रैक्टिकली हम तो हर जगह घूम रहे हैं इस वक्त, सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ तक हमारी इस वक्त पहुँच है, तो हम वहाँ यही देख रहे हैं कि वहाँ जो एक्चुअली जो सीट्स पे बैठे हुए हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग बैठे हुए हैं और वो उस सीट को डिज़र्व नहीं करते। अगर मैं एक इंजीनियर को बोलूँ कि मुझे आप दवा दे दो, तो वो बेचारा दवा ना दे सकेगा, वो नक्शा ज़रूर बना सकता है। और अगर मैं डॉक्टर को बोलूँ, का फुकदान है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से कि वो एलिजिबल नहीं है। आपका कोई प्लान है नाथा फाउंडेशन का कि स्कूलों के क़याम होने चाहिए, तालीम फ्री होनी चाहिए और बच्चे कम से कम मैट्रिक तक अच्छे माहौल में पढ़े? क्योंकि प्राइवेट स्कूल का हाल आपके सामने है, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक्चुअली ये अब हेल्थ और एजुकेशन है ना, दोनों ही बिजनेस भी बन चुका है। इसके अंदर जो घुस गए हैं वो बिजनेस कम्युनिटी एक घुस गई है और अपने सिर्फ पैसे वाइट करने के लिए जो है वो इसको यूज़ कर रही है। और मैंने जहाँ तक अभी जैसे देखा स्कूल्स के अंदर, तो कुछ ऐसी जगहों पे स्कूल क्रिएट हुए हैं जहाँ चल रहे हैं, लेकिन वो प्राइमरी सतह पे है। वहाँ बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, अगर मौके उनको प्रॉपर दे दिए जाएं तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा खासा चेंज आ सकता है। और मेरा एक स्कूल ज़ेर तामीर है, 7 के करीब ही में एक स्कूल ज़ेर तामीर में है, लेकिन उसमें मेरा मतलब ऐसा है कि मैं वहाँ कंप्यूटर की एजुकेशन उन बच्चों को दूँ। वहाँ एक खासकर एक इशू है, कज़न्स की जो शादी हो जाती है उसमें बच्चे बहुत सारे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, क्योंकि एक इंजेक्शन लगता है, आपका ब्लड टेस्ट होगा, फिर आप कज़न में शादी कर सकते हो। प्री मैच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर उसमें थोड़ा डिसेबल बच्चे, तो उन डिसेबल बच्चों के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे अंधे हैं, गूंगे बहरे बच्चे, उनका स्कूल क्रिएट करने की मैं कोशिश कर। चलें, अप्रिशिएट आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। कराची में बहुत सारी, आप सड़क से जाएं तो बहुत सारी आपको एनजीओस नज़र आती हैं खाना खिलाते हुए, स्पेशली फुटपाथ पर। मतलब इस मेरे शहर में कोई भूखा तो नहीं सो सकता, ये तो मुझे इतना यकीन हो गया ये काम देखकर, फलाही लोगों का, समाजी लोगों का। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम वो खाना खिलाना एक बहुत अजीम नेकी है, हम उसको खुद कफील भी बनाएं कि वो बार बार यहाँ खाना खाने ना आए, वो उसको छोटा मोटा रोजगार दे दिया जाए। एक्चुअली है ना, इस वक्त जैसे आप देखो एक शख्स की जो आमदन रखी हुई है बजट के हिसाब से, तो वो जो जॉब कर रहा है वो 20 दिन अपने घर को करता है। बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिलीज, जैसे ससुराल में ले गए, 4 दिन ससुराल में खा लिया, 4 दिन भाई के यहाँ खा लिया, अपने बच्चों को ले जाके वो अपने 8 दिन 10 दिन ऐसे यूज़ करते हैं। वो सिर्फ 20 दिन अपना बजट अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे लोग भी प्रैक्टिकली उन घरों को भी हम जानते हैं जिनको हम मतलब सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, अलमिया है, ये अलमिया है। और ये अच्छा काम हो रहा है जो खाना खिला रहे हैं ना, राज़िक तो एक्चुअली अल्लाह ताला की जात है। और जिसके पास जो तौफीक है, अगर हम साथ साथ रोजगार दें, क्योंकि आपके पास जो लोग आ रहे हैं, आपके पास डेटा जनरेट हो रहा है कि यार ये मुस्तहिक हैं, यार इनको रोजगार भी दे दिया जाए, इनमें से कुछ एजुकेट साफ कपड़ों वाले नजर आ रहे हैं लोग, तो उनको हम अगर साथ साथ रोजगार के मौके पैदा करें, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे के कि यार आप इसको रोजी रोटी को अपनी बढ़ाओ, आप थोड़ा सा है ना इसका फिनोमेना आप बड़ा करो। अब वो जो खाना खिला रहे हैं ना, वहाँ रक्षा जो चला रहे हैं रोजगार पे है, लेकिन वो रुक के खाना खा रहा है, उसके वो 100 रुपीज 200 रुपीज खाने के बच रहे हैं ना, बच रहे हैं। मजदूर है, वो कहीं मजदूरी कर रहा है, कलर कर रहा है, या वो अपना किसी किस्म का भी जैसे प्लम्बर है, या वो आके खाना खा रहे हैं, वो मतलब साहिब रोजगार तो है, लेकिन उनको एक समझो एक
किस्म का उनको बेनिफिट हो जाता है, उसका जरा 150-200 पुश हो जाते रुपए हैं। जो है वो उसके बच जाते हैं। तो एक ये पॉजिटिव थिंग भी अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको उसके अंदर यूजुअली उस दस्तरखान पे बैठा हुआ शख्स जो है वही लगेगा, रेडी वाला आपको दिखेगा जो हाथों में चीजें लेके बेच रहा होगा, वो रोजगार कर रहा है, उसकी भूख मिट रही है। भूख मिटाने से एक खास बात एक और भी है कि आपके क्राइम का रेशो जो है वो क्राइम का रेट कम हो जाएगा। बेहतरीन। हेल्थ केयर सेंटर पे आप बात कर रहे थे कि आप हेल्थ केयर सेंटर भी बहुत सारे आप रन कर रहे हैं, नाता फाउंडेशन, बताएंगे कुछ तफसील, कितने बेड्स पर मुश्तमिल है, कितने लोग आते हैं और कहाँ कहाँ पर? अच्छा, मेरे पास एक्चुअली मैं कर रहा हूँ इस वक्त आइस के ऊपर, एक्चुअली फोकस मेरा जो है शाबीबी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो आइस पे एक्चुअली काम कर रहा है। तो तकरीबन मुझे 3 साल होने को आ रहे हैं, मार्च में इंशाल्लाह 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो हमने 2500 लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी कर दी, जिसमें हमारी 7 ब्रांच को 10 महीने हुए हैं, वहाँ 550 के करीब हमने चैरिटी में फ्री सर्जरीज लोगों की कर दी है। एक्चुअली आँख का ऐसा ताल्लुक है कि आप देखो, ज़बान नहीं होगी, आप इशारे करके समझा दोगे, आपके कान नहीं काम कर रहे होंगे, लिप्स मूवमेंट को देख, लेकिन आप 5 मिनट आंख बंद करके यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। कोई चीज़ आपके सामने रखी होगी और जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। तो हम क्या आपका क्राइटेरिया क्या है? आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक साहब आते हैं आपके पास, वो कहते हैं मेरा ऑपरेशन करवाना है? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास वो आते हैं, हम उन्हें फॉर्म दे देते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, चाहे वो मतलब अपने पंडित के पास से या अपने इमाम साहब से, अपने उलमा से, जिस मसाले की या जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम एक फॉर्म उनको दे देते हैं और फिर हमारी एक कमेटी उसकी तस्दीक कर लेती है कि आया ये डिज़र्व करता है या नहीं करता है। अगर उसका अपना घर है, 4 करोड़ के फ्लैट में रहता है। एक सवाल बनता है ना तो साहब, आपने कहा हमारी कमेटी जो है वो चेक एंड बैलेंस करके ऑब्जर्व करती है कि ही इज एलिजिबल और नॉट, ऐसा ही है? तो वो कैसे करती है, वो क्या टूल्स हैं? इससे इज्जत नफ्स मजरू नहीं हो सकती? नहीं, उससे हम मतलब वो हमारी जो है वो एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन कमेटी है। अच्छा। वो जो आते हैं हम तो उनको फॉर्म इशू कर देते हैं और उसके बाद जो है वो हमारी कमेटी उनके एड्रेसेस के ऊपर, उन्हीं के एरिया के ऊपर जाके मालूमात ले लेती है कि जिस एड्रेस पे रह रहा है, आया किराए पे रह रहा है, आया अपना है, आया इसके बिजनेस, इसके घर में अफराद कितने हैं। घर अपना होने के बावजूद भी अगर वाफर मिकदार में, यहाँ तो अलमिया ये है कि एक आदमी कमाता है और 10 लोग खाते हैं, तो हम तो भी वहाँ जाके, और फिर उसके बाद भी अगर वो हमारे पास हमारे फंड्स बच जाते हैं, तो वो अगर नहीं भी है, मतलब वो डिज़र्व नहीं भी कर रहा है कमेटी के पास, तो एक लिस्ट हमारी वो भी होती है, महीने में फिर हम वो भी कर जाते हैं। एक जगह मेरा जाना हुआ किसी ऐसे ही हॉस्पिटल, वहाँ पे एक खातून से सवाल हो रहे थे, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे आपके कितने हैं, इनकम आपकी कितनी है, कितना टाइम खाना खाते हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि वो खातून पहले ही बहुत परेशान है, इस तरह के सवालात करके आप तो उसको और तोड़ रहे हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी आप ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे पास इस तरह नहीं है। हमारे पास आते हैं हमारे डॉक्टर, उसको डायग्नोज करके और उनको फॉर्म इशू कर देते हैं कि आप ये फॉर्म ले जाएं, आप अपने मस्जिद के पेश इमाम से आप वहाँ से इसको तस्दीक करवा के ले आए। वो वहाँ से उसको उस फॉर्म को तस्दीक करवा के अपना ID कार्ड की कॉपी लगा के हमें सबमिट कर जाती है। हमारी कमेटी उस एड्रेस को और उनको फॉलो कर दी है, उनसे कोई क्वेश्चंस या इस तरह कोई है ही नहीं कि इज्जत नफ्स मजरू हो किसी की या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दचका लगे, तो इस तरह नहीं है। वो तो फिर हमारे लिए भी बेहतर नहीं रहेगा, हमारे इदारे के लिए भी बेहतर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप नौजवानों को स्पेशली कि कैसे मुल्क को मिलत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें, किस माइंड से, किस विजन से, स्पेशली तलबा और तालबात यूनिवर्सिटी से पास होकर नौकरी के लिए आगे भागते हैं, हमें नौकरी मिले और उनके माइंड में कुछ नहीं होता? देखें, इस वक्त है ना आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने और इस वक्त करप्शन ने जो है ना आपको खा लिया है। आपकी मेरिट के ऊपर आपके नहीं हो रहे हैं, आपके डोमिसाइल का अभी करप्शन कितना आपके सामने ही है। असल में जो डिज़र्व कर रहा है ना बच्चा, जो रैंक लेके आता है, कुछ मुस्तकबिल का सोच के आ रहा है, वो फिर टूट रहा है। आपका MBA आपको रक्षा चलाते हुए मिल रहा है, आपका इंजीनियर राशन शॉप के ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है, आपका MA किया हुआ शख्स एक गार्ड की नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है या उसके पास कुछ रिश्वत देने को नहीं है। उसकी वालिदैन अपना पेट काट के उसको एजुकेशन दिलवा दिए, लेकिन वो फिर आगे जस्टिस नहीं हो रहा है।
तो ये कैसे एक सबसे होगा? अच्छा ये तो रियासतों का काम ना था साहब, ये कैसे होगा? मेरा आपके चैनल से जो है वो जो है एक मैं मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, हमारे अंदर से है ना मशीनरीज खत्म कर देनी चाहिए। हम जितना काम मशीनरीज से ले रहे हैं ना, मशीनरीज हमारे अंदर से इस वक्त खत्म हो जाए तो हमारे मुल्क से फौरी तौर पे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने काश्त होते हुए जैसे देखा, तो अब जैसे कटाई पहले लोग करते थे, उनकी फैमिलीज करते थे, जी 10 बोरियां हमें मिल जाएंगी, 4 महीने तक हमारी चल जाएंगी, फिर नई फसल लगेगी। आजकल मशीनें आ गई, अब वो मशीनें कर रही हैं, वो पूरी फैमिली गई, उनका जो रोजगार था उनका पूरा चला गया। तो इस तरह आप इस वक्त कहीं भी आप देख रहे हो कि मशीनरी, लोगों की तादाद, आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। एक तो कोविड ने जुल्म कर ही दिया और प्लस हमारी मशीनरी ने हमारे साथ जुल्म कर दिया। अगर कोई मुझे मतलब आपके चैनल से सुन रहा है और बाला हुकाम सुन रहे हैं, तो वो एक ऑर्डर पास करें कि मशीनरी खत्म कर दी जाए काफी शोबों में से और लोगों को वहां वाफर। मेरा जहां तक ख्याल है, अगर मशीनरी खत्म हो जाएगी तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे। दो जॉब्स कर रहे होंगे, 8 घंटा कोई एक जगह जॉब कर रहा होगा और 8 घंटा कहीं और, आपका क्राइम रेट आपका खत्म हो जाएगा। कोविड ने आपने कहा कि तबाही कर दी, दुनिया ने देखा कि मतलब मईशत का पहिया बैठ गया, लेकिन गनी परवर लोग निकले, उन्होंने लोगों की फलाह और बहबूद में अपना किरदार अदा किया। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि यार मैंने मतलब ऐसा सीन देखा? क्योंकि अगर मैं एज ए साजिद हुसैन मतलब मैं भी 3 दिन तो कंफ्यूज था कि ये हो क्या गया। अच्छा, ये जिस वक्त नया नया शुरू हुआ कोविड, फर्स्ट लेयर जब आई, तो हमने प्लान किया। अच्छा, मेरे दोस्तों ने वहाँ से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उन्होंने मुझे केमिकल्स भेजे कि आप सबसे पहले स्प्रे पे करो, ये रोटी या लॉकडाउन इसका हल नहीं है, आप इसको डिसइंफेक्शन स्प्रे करो, ये केमिकल्स यूज़ होते हैं। उन्होंने मुझे बाहर से वो केमिकल्स भेजे, हमने वो स्प्रे शुरू किया। अच्छा, बात हर किसी के अकीदे और एतिकाद की है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जैसे बिल्डिंग्स हुई या मोहल्ले हुए, गलियां, हाँ गलियां कूचों के अंदर जहां कोविड का पेशेंट आया, तो वहां हमने एक अजीब हू का आलम देखा। उस बिल्डिंग में रहने वाले जो थे कि इसको गर्म, यहां से बिल्डिंग से फौरी तौर पे उसको निकाल दो, एक अजीब सी हैजानी कैफियत उन्होंने पैदा कर दी। अच्छा, हम वहां पे जब उनके यहाँ पहुंचे, अब वो एक डिस्कस करता हूँ, एक बच्ची थी 11 साल के उम्र की, और उसके फादर अमेरिका में फंस गए थे, आ नहीं सक रहे थे, और उनकी मदर को जो है कोविड हो गया और उसको फिर हमने शिफ्ट करवाया। अब वो बच्ची 11 साल की रह गई। अब उसके घर वाले, वहाँ जो कॉलोनी वाले कह रहे थे कि आप उसको निकालो। अच्छा, हमने उसके ननियाल को राब्ता किया, हालांकि उनकी आंटीज को भी जो है उनके फादर ही से सपोर्ट था, बोला नहीं हमारे यहाँ नहीं लाना भाई, उनका रिपोर्ट आ चुका है, वो उसको कोविड नहीं है, उस बच्ची को आप ले जाओ। कहे नहीं। इसके बाद फिर हमने उनके फादर के रिश्ते से किया, उनकी फूफी थी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, बाकी उनकी फैमिलीज बाहर थी, उनको और किया, उसको भी उसके फादर ही उस बच्ची के सपोर्ट, उसने बोला नहीं हमारे यहाँ हमें भी लग जाएगा। अब उस बच्ची का क्या किया जाए? हमने फिर एक ऑनलाइन सर्विस की, हमारी जो लेडीज वर्कर्स थी उन्होंने जो है उसको जो है उस कंप्यूटर के ऊपर उसके साथ ऑनलाइन रहे, और वो उस घर के अंदर 2 दिन में इतनी वो बच्ची माशाल्लाह शार्प हो गई कि वो हमें फोन करती थी या वो उसी पे ही कहती थी। आप लोगों ने उसको एंटरटेन किया ताकि ये कंफ्यूज ना हो, ये परेशान ना हो, ये रोना धोना ना डाले। उस बच्ची को उसी के घर में ही रखा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोगों ने बहाल किया, और वो बच्ची 2 दिन में सही हो गई। और हमने उसके घर में बैठ के स्प्रे करने के बाद, उसके घर में लोग बाहर से डर के देख रहे थे, हम उसके घर में पानी पी रहे हैं, हम उस बच्ची के साथ चिप्स खाते हुए, उन वहाँ के रिहायशियों का भी कॉन्फिडेंस हमने बहाल किया। तो बिगनिंग हमें ये चीज़ें बहुत देखने को मिली कि इंसानियत नाम की चीज़, रिश्ते नाम की चीज़ खत्म हो गए। जैसे तमाम मज़ाहिब पे ताले लग गए थे, तो ऐसे दिलों पे भी अल्लाह ताला ने जो है वो मोहर कर दी। तो वहाँ पर मतलब आप जैसे लोग निकले, फिर लोगों की हिम्मत बढ़ी कि यार ये भी तो जा रहे हैं, हम क्यों ना जाएं, वरना लोग तो घरों में बस कैद हो गए थे। ये वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पानी पी रहे हैं उन्हीं के गिलास में, वहाँ बैठ के खा रहे हैं, उस बच्ची को अपने साथ बिठाया हुआ है। तो वो कॉन्फिडेंस एक्चुअली हमने बहाल किया। तो उनके फादर आ गए अमेरिका से, फिर उनके फादर आ गए थे, तब तक उनकी मदर माशाल्लाह 17वें दिन आ गई थी, और वो 17 दिन उस बच्ची को हमने रखा, और फिर उसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, और फिर वो आज हमारी वर्कर के तौर के ऊपर भी काम करती है। एक्सीलेंट। ये जिस तरह आपने उस बच्ची की काउंसलिंग की,
मतलब ये इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो क्या ये ट्रेनिंग सेशन इस तरह की लोगों में अवेयरनेस, जिस तरह आपने कहा हमारी टीम और हमारी लेडी वर्कर, क्या इस तरह के अवेयरनेस सेशन होने चाहिए? कम से कम अगर कोई कुदरती आफत आ जाती हैं तो उसको फेस कैसे करना है, जैसे आपने कहा इंसानियत ही खत्म हो गई थी, तो इस तरह कोई इकदाम कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह ताला है ना अपने गिने हुए बंदे खुद ब खुद ले आते। ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन जो थी, तो इसमें आप देखो ना कैसे लोग आ गए, तो वो अल्लाह के चुने हुए, जो अल्लाह ताला से मार्फत इलाही जिसके पास होगी, तो वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसे मार्फत खिदमत में तब्दील कर देता है। जिसके पास मार्फत इलाही नहीं है, वो जहां गिरा हुआ भी होगा मुंह मोड़ के चला जाएगा, मरते के मुंह में पानी भी नहीं डालेगा। तो ये मार्फत इलाही का मामला है। तो मतलब कोविड बहुत कुछ हमें सिखा गया। बहुत कुछ। अगर हम ये कहें, शॉर्ट कंक्लूजन हम निकालें कि हमने देखा कि भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है। मतलब अगर किसी को कोविड हो गया तो सब उसको छोड़ के चले जाते थे, वो तो तनाई से बेचारा मर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही टूट फूट हुई वो रिश्तों की, नातों की, अकीदे की। ओहो, हमारी सबसे इस वक्त कोविड ने जो नुकसान दिया है, तमाम मजाहिब के अकायद को दे दिया है। अब हमारी जनरेशन जो क्वेश्चंस कर रही है कि आप तो ये कहते थे, आपकी अम्मी ये कहती थी, आपकी दादी ये कहती थी, अब तो ये यूं हो गया, अब तो यहाँ ताला लग गया, अब तो वो डिस्टेंस के अंदर नमाज हो रही थी, पहले तो आप कंधे से कंधा मिला के कर रहे थे। तो इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चन, और इसके असरात मुरतब में जो देख रहा हूं आफ्टर 20 इयर्स खतरनाक किस्म के होंगे, जैसे अकायद के तौर के। ओहो, इसके असरात जो है अकायद के तौर पे बहुत खतरनाक। मतलब वो मासूम जहनों को वो टच कर गई चीजें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, उनके अंदर बहुत सारे सवाल और नकुश छोड़ गई। लेकिन बहुत सारे मजहबी रसूमात तो हमने होते हुए देखी भी, कुछ लोग निकले भी, चाहे वो इज्तिमात की सूरत में, कम सही लेकिन निकले। हमने ये भी देखा, किसी के अकीदे में मजबूत भी देखे, नहीं कहेंगे? आप सही कह रहे हो, लेकिन ताले सब जगह लग गए थे। सारे मज़ाहिब पे ताले जरूर लग गए थे। हमारा बिलीफ जैसे है, वहां भी तवाफ रोक दिया गया था। ओहो, सही कह रहे हैं। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा बंद कर दिया गया था, जहां लिपट के जो है शिफा मिल जाती है। क्या बात है। हमारी टीम ने जो काम किया, और मजे की बात यह हुई कि हमारी टीम में से किसी को कोविड ही नहीं हुआ। हमारे पास खाके करबला थी, और हमने जो है मौला हुसैन के घर की खाक खाई हुई थी सबने। सुभान अल्लाह। और हम उस घर के अंदर जहां जा रहे थे, कोविड वाले बल्कि ऐसे भी आते थे कि आपसे काम है जी बताओ। अब उनको अवेयर ही नहीं है, ये मेरी कोविड मुझे ऐसे जफ्फी डाली हुई है, हाथ में से डाला हुआ है। बोले भाई ये मेरी रिपोर्ट आई है यार, मैं इसका क्या करूं? हो मुझे कुछ नहीं रहा, बस थोड़ा नज़ला सा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ उसकी कोविड की। उसको मैं देख के मुस्कुरा के कह रहा था और बोलता था क्वारंटाइन हो जा, बस सबसे बेहतर ये पैनाडोल की गोलियां हैं, ये तू ले जा, और ये बस खाना अगर तुझे पेन हो, बाकी कोई इलाज नहीं है तो 14 उस टाइम पे तो ये था कि कोविड भाग भाई यहाँ से। हाँ, ऐसा ही सीन था। वो तो जफियां भी डल रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ था। अकीदा आपका मजबूत हमारा था। मजबूत था। हमने पीसीआर भी करवाया अपना ऐसे कि अभी टच होके गया है तो क्या, तो वो पूरी टीम जो नाता फाउंडेशन की थी, वो ऐसे असेंबलियों में जाके स्प्रे कर रही है, कोर्ट्स में जाके कर रही है, मीडिया हाउसेस में कर रही है, जहां जहां भी हो रहा था। हम 64% कराची का भी रेडियस पूरा कर गए थे, ठट्टा का काफ़ी एरिया, सजावल का एरिया, हमने दादू, लाड़काना और इस तरीके शहर हमारे साथ। मैंने वहाँ के मकामी NGOs को एक्टिवेट कर दिया था और वो केमिकल्स में उनको देता चला, उसमें रेशो बहुत कम आया। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। आपने सुना कि इस अजीम पाकिस्तान की मिट्टी ने बहुत सारी शख्सियात को जन्म दिया है, और तमाम ही लोग इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं, और हर कोई, वो कहते हैं ना कि अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाता है, और अपनी जो खिदमात हैं या जो उनकी, चाहे वो फाइनेंशियली हैं या जानी हैं, माली, हर तरह से वो लोगों की काम आने का सोचते हैं। और चाहे कैसी भी आफात आएँ, इस मुल्क व मिल्लत की कौम के जज्बात बुलंद हैं। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।